देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,06,750 हो चुकी है, जिसमें 61,000 एक्टिव केसेस हैं। 3,030 लोगों की अब तक मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 1,955 केसेस एक्टिव हैं। 2,918 लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। यूपी में अभी तक कोरोना से 123 लोगों की मौत हुई है। यूपी में प्रवासी कामगारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। 5,36,223 मजदूरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनमें 629 प्रवासी मजदूरों में कोरोना के लक्षण मिले हैं, जिनके लिए और उनके जांच के सैंपल के लिए सैंपल को भेजा गया है। यूपी में अब तक 838 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ चुके हैं, जिसके बाद में 206 और श्रमिक ट्रेनों के लिए अनुमति मिल चुकी है। अगले 48 घंटों में प्रदेश में 206 और ट्रेनें आएंगी। आपको बता दें कि यूपी ने श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने में रिकॉर्ड बना लिया है। यूपी पूरे देश में श्रमिकों के लिए 1,044 ट्रेन लेने वाला पहला प्रदेश बना है। बस के विवाद को लेकर के कांग्रेस और सरकार के बीच में लगातार खींचतान जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर कई आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं, बेबसी में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हमारी बसें खड़ी हैं, सरकार अनुमति नहीं दे रही। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनीति में ना पड़े, बसों को चलने दें। बस विवाद को लेकर के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की नीयत शुरू से ही खराब है। प्रियंका गांधी अपनी बसें लाने की जगह सरकार की बसें ले आएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा, सरकार उनके खाने की व्यवस्था करे। कांग्रेस की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं रही। आगरा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई। अजय कुमार लल्लू को फिर से हिरासत में ले लिया गया, जिसकी वजह से यह झड़प हुई। लखनऊ पुलिस की गाड़ी के आगे कांग्रेसी कार्यकर्ता लेट गए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प देखने को मिली। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें घायल भी हुए। दरअसल कल अजय कुमार लल्लू के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई थी, आज जमानत मिली थी, मगर उसके बाद में लखनऊ की पुलिस ने अपने मामले में उनको फिर से हिरासत में लिया। घरेलू उड़ान को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। ईद के मौके पर घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया जा रहा है। 25 मई से चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी, जिसके लिए सेवा प्रदाता कंपनियों को भी सूचित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद के मौके पर मस्जिद खोलने के मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि पहले यूपी सरकार के पास में मस्जिद खोलने के लिए अर्जी दें। अगर सरकार की तरफ से अर्जी खारिज की जाती है तो इस मुद्दे पर यूपी हाई कोर्ट दखल देगी। यूपी सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों से मौजूद सत्र में फीस न बढ़ाने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई। प्राइवेट स्कूलों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके सरकार से इस संबंध में 18 जून तक जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के खिलाफ में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। ट्वीट के जरिए अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ में यह मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने जल्द ही नए बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड में ईमानदारी के साथ में ईमानदार चेयरमैन चुन करके भेजने की बात की है। मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में गठन हुए बोर्ड के सदस्यों और चेयरमैन की भ्रष्टाचार से जुड़ी हजारों शिकायतें उनको मिलती रहीं, जिस पर उनकी सरकार अब कार्रवाई करेगी। गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिले में स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, स्टेडियम खुले रहेंगे, लेकिन उनमें दर्शकों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन छोड़कर के सभी क्षेत्रों में उद्योग खोले जा सकते हैं। ऑफिस या फैक्ट्री परिसर में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा।
गोंडा में 4 नए कोरोना मरीज पाए गए। दरअसल 188 लोगों की सैंपल जांच के लिए भेजी गई थी, जिसमें से 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। ये सभी मरीज मुंबई से गोंडा पहुंचे थे और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। पिछले 5 दिनों में 18 नए मरीज सामने आए। गाजियाबाद में लॉकडाउन के चौथे चरण से संबंधित छूट को लेकर के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने व्यापारियों के साथ में बैठक की, जिसमें व्यापारियों से सुझाव लिए गए। तमाम सुझाव लेने के बाद में अब यह तय किया जाएगा कि किसी तरीके की रियायत इससे लॉकडाउन के दौरान मिलेगी। व्यापारियों ने ऑनलाइन 1 लेफ्ट राइट और साप्ताहिक मंगलवार को बाजार बंद करने का भी सुझाव दिया। मुरादाबाद में आ टीवी की खबर का असर हुआ। क्वारंटीन सेंटर में बार डांसरों का डांस करने के मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल क्वारंटीन सेंटर में बार डांसरों ने बेर की मांग की थी। महाराजगंज जिले में क्वारंटीन किए गए 435 नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन का वक्त पूरा होने के बाद में नेपाल सरकार से बातचीत करके नेपाल भेज दिया गया। लॉकडाउन के बाद से अब तक करीब 1500 नेपाली नागरिकों को नेपाल भेजा जा चुका है। वहीं पर सीओ का कहना है कि अब भी लगभग 600 नेपाली नागरिक अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द ही नेपाल सरकार से बातचीत करके भेजा जाएगा। लखीमपुर खीरी से सटे इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली श्रमिकों ने हंगामा किया। नेपाल सरकार ने अपने श्रमिकों को एंट्री नहीं दी, जिसके बाद में मजदूरों ने जमकर के नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। जिला प्रशासन ने नेपाल के अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद में नेपाल सरकार ने 500 नेपाली नागरिकों को अनुमति दी। नेपाल नागरिक 15 बसों से नेपाल भेजे गए। सहारनपुर में मजदूरों को यमुना नदी पार कराते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रबर ट्यूब के सहारे ये लोग मजदूरों से पैसा लेकर के नदी को पार कराते थे। आपको बता दें कि बॉर्डर पर सख्ती के बाद में पैदल चल रहे मजदूरों को सरकार के आदेश के बाद रोका जाना था और इस वक्त ये सख्ती की जा रही है, जिसके बाद में मजदूर पुलिस से बचने के लिए ये कदम उठाते हुए दिखे। बुलंदशहर में यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। कॉपी जांच के दौरान में शिक्षकों को मोबाइल साथ ले जाने की सख्त मनाही है। इसके बावजूद शिक्षक मोबाइल लेकर के जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई शिक्षक तो मूल्यांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना भूल गए। जिले के 5 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। बुलंदशहर में लॉकडाउन 4 का कड़े नियमों के साथ में पालन कराया जा रहा है। पुलिस हर एक चौराहे पर तैनात है। हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। नए नियमों के तहत में दुपहिया वाहन पर एक ही सवारी बैठ सकती है। बुलंदशहर की पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। लखीमपुर खीरी में 26 प्रवासी मजदूरों की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें से 4 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। 22 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये 4 पॉजिटिव मरीज मुंबई और हरियाणा से आए हैं। सभी प्रवासी मजदूर 16 मई को आए थे और अगले दिन सभी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना कोतवाली इलाके में महाराष्ट्र से परिवार के साथ में आए फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्वारंटीन किया गया है और इसी बीच में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी विधायक उमेश मलिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उनके साथ में पुलिस के आला अधिकारी भी विधायक के साथ वहां पर पहुंचे। उत्तराखंड में लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ में संचालित होंगी, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा मानक तय होने के बाद में बार्बर शॉप, सैलून, स्पा और पार्लर खोल दिए गए। इसके साथ ही जिम, सभी शैक्षणिक सिनेमा हॉल, मॉल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। आजमगढ़ में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां पर एक ठग ने एक युवक के अकाउंट से 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। युवक को इस बात का पता तब चला जब वो कुछ पैसे बैंक से निकालने गया। तब बैंक कर्मचारियों ने बताया कि उसके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं, जिसके बाद में पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में टीमें गठित कर चुकी है और तफ्तीश जारी है। वाराणसी में मोहन सराय इलाके में मजदूरों के लिए कैंपों की व्यवस्था की गई, जहां पर असुरक्षित यात्रा कर रहे कामगारों और सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों को कैंप में रोक करके खाने पीने की सुविधा दी जा रही है। उन्हें बसों के माध्यम से घर भेजने की व्यवस्था भी की गई।
मेरठ के ट्रांसलिम कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने अव्यवस्थाओं को लेकर के जमकर के विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया। उन्होंने खाने की गुणवत्ता को खराब बताते हुए क्वारंटीन सेंटर से वहां पर मुश्किलों की बातें उन्होंने कही। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों के बीच में तीखी नोकझोंक और झड़प हुई। हंगामे की सूचना पर गंगानगर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझा करके किसी तरीके से काबू में किया। जैसे जैसे प्रवासी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उससे पहाड़ के ग्रीन जोन और गांव में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि पहले लगा था कि ये महामारी शहरी इलाकों में ही रहेगी, इसका गांव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जिस तरीके से पहाड़ के दुरुस्त इलाकों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। सीमांत खटीमा में प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी के नेतृत्व में अब कांग्रेसी कार्यकर्ता अन्य प्रदेशों से घर आ रहे प्रवासियों की प्यास बुझाएंगे। गांव के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए प्रवासियों को कांग्रेस बोतल बंद पानी मुहैया कराएंगे। प्रथम चरण में कांग्रेस ने खटीमा के लिए 21,000 बोतल पानी का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने हाल में ही आर्थिक पैकेज के रूप में जिस तरीके से पशुपालकों, मधुमक्खी पालकों और मत्स्य पालन करने के लिए बजट दिया है, उसमें प्रदेश में इस इलाके में भी काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत मिलती हुई दिख सकती है। साथ ही स्वरोजगार करने वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने प्रभावित देश को संभालने के लिए पैकेज का जो ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था, अब राज्य सरकार उस पर पालन कर रही है। प्रयागराज में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई। SRN कोविड-19 लेवल 3 हॉस्पिटल से 84 साल की कोरोना मरीज महिला को डिस्चार्ज किया गया। बुजुर्ग महिला कोरोना से मरने वाले इंजीनियर की मां बताई जा रही है। इंजीनियर बेटे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट भी कोरोना की पॉजिटिव आई थी। प्रयागराज में लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के तहत जिले में 24 वस्तुओं की दुकानें खुल चुकी हैं। वहीं शहरी इलाके में ट्रायल के तौर पर सिविल लाइन, कटरा और सलेम सराय में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपायों के साथ साथ में आज से दुकानें खोली गई। दुकानदारों ने पूजा अर्चना के बाद में अपनी दुकानें खोली। कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन से कारोबार को नुकसान जिस तरीके से हुआ, कोरोना के खात्मे को लेकर के दुकानदारों ने हवन पूजन करा करके नारियल भी फोड़ा। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ डीएम से मिलकर के विधानसभा में मनरेगा के काम शुरू कराने की मांग की है। विधायक का कहना है कि वो जब से जियो टैगिंग शुरू हुई है, उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पा रहा है। जियो टैगिंग इंटरनेट के जरिए होती है, लेकिन बॉर्डर की विधानसभा में संचार सेवा खस्ता हाल है। धामी ने कहा कि कोरोना संकट के बाद में केंद्र सरकार मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात कर रही है, जिसका लाभ उनके क्षेत्र के लोग नहीं उठा पा रहे। औरैया में क्वारंटीन सेंटर में एक जोड़े की बड़ी धूमधाम के साथ में शादी करवाई गई। उप जिलाधिकारी अजीत मल रमेश यादव ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मजदूरों से भरी तेज रफ्तार DCM ट्रक से टकरा गई। हादसे में क्लीनर की हालत बेहद गंभीर है, जबकि 17 मजदूरों को मामूली चोटें आई। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पारिवारिक विवाद में महिलाओं में जमकर के मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि महिलाएं ताबड़तोड़ एक दूसरे पर लात घुसे चला रही हैं। सहारनपुर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो बेहट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर से दो पक्षों में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दरअसल सेक्टर ट्रैक्टर मोड़ते वक्त नाली का किनारा टूटने के बाद में उपजे विवाद में दोनों पक्षों में जमकर के लाठी डंडे चले, यहां तक कि एक शख्स तमंचा लहराता हुआ दिखा। फिलहाल मारपीट का वीडियो आपके सामने है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
गोरखपुर में दबंगों ने महिलाओं और लड़कियों को जमकर के पीटा। जिले के गगाहा थाना क्षेत्र जगदीशपुर भलुआन में पिछले दिनों दबंगों ने गरीब परिवार की महिलाओं और लड़कियों को जमकर के पीटा था, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ। वहीं पर पीड़ित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है, क्योंकि स्थानीय पुलिस पीड़ितों को ही धमका रहे हैं। अलीगढ़ में खेत में मेड़ बना करके पानी लाने को लेकर के विवाद में जमकर के मारपीट हुई। कई लोगों ने जमकर के लाठी डंडे और तमंचे की बट से एक दूसरे के ऊपर में हमला किया, जिसमें बच्चे, महिलाओं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सुल्तानपुर से मामूली विवाद के बाद में एक पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेत करके मौके से फरार हो गया। ऐसे में सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले में केस दर्ज करके पुलिस हत्यारे पति की तलाश में जुट गई। कौशाम्बी में खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दबंग एक परिवार को लाठी डंडों के साथ में पीट रहे हैं। घायल एक महिला की इलाज के दौरान में मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज के दौरान इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। नाली को लेकर के दो पक्षों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। बागपत के खेखड़ा थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मामूली विवाद में गोली मार दी, मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच कर रही है, फरार की तलाश कर रही है। बागपत जिले के खेखड़ा थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मार करके उसे घायल कर दिया, फरार हो गया। फिलहाल घायल युवक को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पर पुलिस गोली मारने वाले आरोपी भाई की तलाश में जुटी है। लॉकडाउन के बीच भी कौशाम्बी जिले में हत्या जैसी वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल यहां पर चरवा थाना इलाके में एक सिरफिरे पति ने बकरी चराने के विवाद में फावड़े से काट करके अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, और जब बच्चों ने विरोध किया तो हत्यारे पति ने उन्हें भी फावड़ा लेकर के दौड़ा लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठा करके बच्चे कहीं छुप गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस हत्यारे पति को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। प्रयागराज के कोरबा थाना क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल यहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर के मारपीट हुई, जिसमें घायल एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में मृतक के परिजनों ने वहां पर पुलिस से मदद की गुहार लगाई, आरोपियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आरोपियों की तलाश में पुलिस को अभी कोई सुराग नहीं मिला।